की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट के बारे में एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द क्लास 11th एज वेल एज बीकॉम फर्स्ट पार्ट। इसमें मेनली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को बनाया जाता है। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि फाइनल अकाउंट कैसे कैसे करके बनाया जाता है। अगर हम लोग किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो दो चीज़ें बनती है। एक तो इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है और एक पोजीशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। इनकम स्टेटमेंट में दो चीज़ें बनती है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग हिंदी में व्यापारिक खाता भी कहते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य नेट प्रॉफिट निकालना होता है। और जो पोजीशन स्टेटमेंट है उसमें बैलेंस शीट बनाया जाता है जिसमें हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को दिखाते हैं। जब कभी भी आप फाइनल अकाउंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ बातें क्लियर रहनी चाहिए, जैसे कि एक्सपेंस, इनकम, लॉस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ किसको कहते हैं। आपके सामने कुछ आइटम आएगा, उन आइटम में कौन सा आइटम एक्सपेंस है, कौन सा आइटम इनकम है, कौन सा आइटम लॉस है, एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है। इसकी पहचान करना अगर आपको आ जाए तो फिर फाइनल अकाउंट आपके लिए बहुत ही ईजी चैप्टर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले इन टर्म्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो टर्म्स है वो है एक्सपेंसेस। तो सीखते हैं कि एक्सपेंसेस किसको कहते हैं। देखिए, जब कभी भी कुछ पैसा खर्च किया जाता है या लागत लगाई जाती है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, यानी कि पैसा कमाने के उद्देश्य से अगर आप कुछ भी पैसा खर्च करते हैं तो उसी को हम लोग जनरली एक्सपेंस कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सपेंस को 6 पार्ट में बांट दिया है। जो सबसे पहला एक्सपेंस को मैंने एक ग्रुप बना दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस से लेकर नॉन कैश एक्सपेंस, मतलब पॉइंट नंबर 2 से लेकर पॉइंट नंबर 6 तक, ये सभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग आगे की वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो केवल ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। आप अभी फ़िलहाल इस बात को नोट कर लीजिए कि पॉइंट नंबर 2 से लेकर पॉइंट नंबर 6 तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अभी आपके सामने बहुत सारे एक्सपेंसेस आएंगे जिनका एक कैटेगरीज वाइज किया होगा। जैसे आपको दिख रहा होगा सैलरी, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, ये सभी मैनेजमेंट एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं। जनरली हम लोग इनको मैनेजमेंट एक्सपेंस की कैटेगरी में ही रखते हैं। उसके बाद जैसे मेंटेनेंस एक्सपेंस भी होता है, तो इसमें कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं, जैसे रिपेयर और डेप्रिसिएशंस को आप मेंटेनेंस एक्सपेंस में रख सकते हैं। इसके अलावा और भी कैटेगरी आप बना सकते हैं, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है तो वो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल एक्सपेंस भी होते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस में जनरली जैसे बैंक के चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह सब आते हैं। ये सभी एक्सपेंस केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही आएगा। अगर हम लोग इनकम की बात करें तो एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग के केस में दो ही तरह की इनकम होती है। एक तो सेल्स ऑफ गुड्स से इनकम आती है या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम आती है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस से नहीं आ रही है बल्कि इन्वेस्टमेंट से आ रही है। जैसे कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, उनको अगर हम लोगों ने किराए पे लगा दिया तो उससे कुछ रेंट मिल रहा है, बैंक में पैसे जमा हैं तो उससे कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, या किसी फिक्स एसेट्स को बेचने से कोई प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पर जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखा जाता है, वो भी क्रेडिट साइड में। ये आप ध्यान रखिएगा। और जो सेल्स ऑफ गुड्स से जो इनकम आती है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। बात करते हैं लॉस की, तो लॉस दो तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉसेस। जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं उनका एक अलग ही ट्रीटमेंट किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, बट नॉर्मल लॉसेस जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। नॉर्मल लॉस के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप जानते होंगे कि नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिसको रोका नहीं जा सकता, और एबनॉर्मल लॉस ऐसे लॉसेस होते हैं जो बाय एक्सीडेंटल या सडन कॉजेज से हो जाते हैं, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट इत्यादि। यहाँ पर जैसे बैड डेट्स है, तो बैड डेट्स का मतलब जो डूबा हुआ पैसा होता है, यानी कि कस्टमर को हमने उधार बेचा और अगर उन्होंने हमें पैसा हमारा नहीं चुकाया तो उसको हम लोग बैड डेट्स कहते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब किसी संपत्ति के मूल्य में जो भी गिरावट आती है उसको कहते हैं। तो जितने भी लॉसेस होती हैं उनको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। ये आप याद रखिएगा। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जनरली हम लोग लॉस को नहीं लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही लॉस को लिखा जाता है। अब इतना जानने के बाद
हम लोग एसेट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर लायबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एसेट्स किसको कहा जाता है? तो एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और एक राइट्स है जिसका कोई बिजनेस मालिक होता है। एसेट्स को बहुत तरीके से बांटा जा सकता है, जैसे नॉन करंट, करंट, या फिर आप फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, टैंजिबल, इनटैंजिबल, फिक्टिशियस इत्यादि के रूप में एसेट्स को बांट सकते हैं। यहाँ पर मैं एसेट्स के कुछ नाम आपको देता हूँ, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्सचर्स का मतलब जो फिटिंग की जाती है वो हो गया, इन्वेस्टमेंट्स है, कैश हो गए और कैश इन हैंड हो गया, सन्डी डेटर जिनको हम उधार बेचते हैं उनको हम लोग सन्डी डेटर्स कहते हैं, गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, बिल रिसीवेबल भी एक एसेट्स है। तो ये जितने भी एसेट्स हैं इनको ना तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। इन सभी को बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाता है क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन ही एसेट्स में हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सभी आइटम बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएंगे। इनको ना तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। लेकिन अगर इनके मूल्य में किसी भी प्रकार की गिरावट आएगी, कमी आएगी, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो डेप्रिसिएशन को फिर पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। बट आप ध्यान रखिएगा, जैसे कैश हो गया, डेटर हो गया, इन सभी चीज़ों में डेप्रिसिएशन नहीं होता, इनको आप ध्यान रखना है। लैंड में भी डेप्रिसिएशन नहीं होता। अब बात करते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है एक प्रकार का कर्ज जो हमें किसी को भविष्य में वापस करना है। लायबिलिटीज़ को भी आप बहुत सारे प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे कि करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़, या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीक़ों से लायबिलिटीज़ को बांटा जा सकता है। फिलहाल कुछ कॉमन जैसे लायबिलिटीज़ हैं, जैसे बैंक से लोन अगर लिया गया तो वो एक प्रकार का लायबिलिटीज़ है। सिंडिकेटर एक प्रकार का लायबिलिटीज़ है। सिंडिकेटर का मतलब जिनसे हम लोग उधार सामान खरीदते हैं। जितनी भी लायबिलिटीज़ होती है उनको ना तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, उनको बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में लिखा जाता है। उसको भी मैं आपको आगे बनाकर दिखाऊंगा। तो आप लायबिलिटीज़ के ऊपर ये जो नोट्स हैं इसको आप नोट कर लीजिए और आप इसको याद रखिए, तो ये काफ़ी है आपके लिए लायबिलिटीज़ की डेफिनेशन। एक कंटीजेंट लायबिलिटीज़ भी होता है। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ का मतलब एक ऐसा लायबिलिटीज़ जिसको पे करना भी पड़ सकता है या फिर ना भी पे करना पड़ सकता है। मतलब एक लायबिलिटीज़ के ऊपर कुछ केसेस वगैरह चल रहे हैं, अगर हम केस हार जाएं तो हमें लायबिलिटीज़ पे करना पड़ेगा, और अगर हम केस जीत जाएं तो हो सकता है कि उस लायबिलिटीज़ को हमें पे ना करना पड़े। तो जितनी भी लायबिलिटीज़ होती है उस सभी लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में लिखा जाता है। कि किसी भी प्रकार की लायबिलिटीज़ को ना तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब सीखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे करके बनाया जाता है। तो चलिए इस पे कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जब कभी भी बनाया जाता है तो इसका उद्देश्य होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना। इसके दो साइड्स होंगे, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जनरली हम लोग कुछ कॉमन चीज़ों को लिखते हैं, जैसे कि परचेजेस ऑफ मटेरियल और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं जो या तो वस्तु को खरीदने में किया जाता है या फिर वस्तु को सेलेबल पोजीशन तक लाने में किया जाता है। कभी कभी हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम लोग लिखते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में केवल दो चीज़ें लिखते हैं, एक तो सेल्स लिखते हैं और एक क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो अभी मैंने आपको दिखा दिया, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अभी मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। जैसे जनरली एक ट्रेडिंग अकाउंट में इतने ही आइटम आ सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आपको एक डेट डालना है, डेबिट क्रेडिट लिखना है, फिर ओपनिंग स्टॉक हो गया, उसके नीचे परचेजेस ऑफ मटेरियल, उसमें से आपको लेस करना है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। इस अकाउंट को जब आप क्लोज करेंगे तो अगर बैलेंस डेबिट साइड में आएगा तो उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, और अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है तो उसको हम लोग ग्रॉस लॉस बोलेंगे। ये कैसे निकलेगा अभी मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जैसे इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, वेजेस गिवन है, फ्रेट एंड कैरेज। फ्रेट एंड कैरेज जनरली किराया होता है। उसके बाद फैक्ट्री के कुछ खर्चे हैं, सेल्स है, गैस एंड फ्यूल जो फैक्ट्री में यूज हुआ होगा। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को भी कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को हम लोग कहते हैं। कस्टम एंड इंश्योरेंस किसी वस्तु को खरीदते समय हमें पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये हुआ जो सामान हमारा नहीं बिका है उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले ड्रॉ करेंगे।
ऊपर हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद फिर क्वेश्चन में जो डेट गिवन होगा वो डेट हमें लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च जो भी होगा। एंड डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पर मैंने 2019 वैसे ही लिख दिया है। एंड देन पर्टिकुलर्स अमाउंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो सबसे ऊपर में आप ओपनिंग स्टॉक लिखिएगा, फिर उसके बाद परचेजेस लिखिएगा, उस परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करना है। क्रेडिट साइड में केवल दो ही आइटम आएगा, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को अंदर में ऐसे ही लिखकर आपको माइनस करना है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जनरली दो ही आइटम आते हैं, एक तो सेल्स आता है और एक क्लोजिंग स्टॉक आता है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं, जितने भी खर्चे जो किसी वस्तु को खरीदने से संबंधित हैं, जितने भी खर्चे जो किसी फैक्ट्री में होते हैं, उन सभी को आपको डेबिट साइड में लिखना है। इसके अलावा अगर कोई खर्च है या लॉस है जो इनडायरेक्ट है, उनको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं होता। जनरली ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पर जितने खर्चे हैं वही आते हैं। इसके बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को टोटल करना है और ये देखना है कि कौन सा साइड बिगर है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए कि क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ा है और डेबिट साइड कम है। इसका ये मतलब हुआ कि इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है। अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तो इसका ये मतलब हुआ कि प्रॉफिट हुआ। फिर आपको ये जो प्रॉफिट है उसको डेबिट साइड में लिखना है टू ग्रॉस प्रॉफिट, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि 33,500 आया तो ये आपको टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है। फिर दोनों तरफ इक्वल अमाउंट लिखेंगे। जैसे आप देखिए कि 2,30,000 और 2,30,000। अगर क्रेडिट साइड छोटा होता और डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होता तो इसका ये मतलब है कि एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है। तो ऐसे केस में हम लोग लिखते हैं बाय ग्रॉस लॉस। तो आई होप आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आ गया होगा, और अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो एक दो बार आप रिवाइज करके इस वीडियो को देख लीजिए, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और बुक के भी कुछ क्वेश्चंस आप करके देख लीजिए। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे एज वेल एज बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट तक करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे करेंगे। इसके बाद आपको इसमें एडजस्टमेंट्स भी पढ़ने हैं तो उसको भी फिर मैं आगे की वीडियो में डालता रहूँगा। फ़िलहाल आप ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चंस अपने बुक से कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड, हो सकता है उनको भी हेल्प हो जाए।